एक ऐसा इंसान जो फिलॉसफी की दुनिया से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति बन जाए, सुनने में ही कितना अनोखा लगता है ना? आज हम बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की और उनकी इसी कमाल की यात्रा की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति बना कैसे? ये सवाल अपने आप में एक बहुत ही असाधारण कहानी की तरफ इशारा करता है। एक कहानी जो फिलॉसफी, एजुकेशन और डिप्लोमेसी के रास्तों से होकर गुजरती है। चलिए इस सफर को जरा और करीब से देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान, बेहद होनहार दिमाग से। एकेडमिक दुनिया में उनका उभरना मतलब किसी तारे के टूटने जैसा था, बहुत तेज। और यहीं इसी दौर में उनके क्रांतिकारी विचारों की नींव रखी गई। राधा कृष्णन का एजुकेशनल सफर सच में बहुत तेज था। देखिए, छोटी सी उम्र में ही फिलॉसफी में उनकी जो काबिलियत थी वो सामने आ गई थी। और तो और उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ अपनी एमए की डिग्री पूरी की। ये तो बस एक शुरुआत थी, उनके शानदार एकेडमिक भविष्य का पहला इशारा। और उनका भविष्य शानदार था भी। जरा उनकी तरक्की की रफ्तार तो देखिए। सिर्फ 21 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर वहां से भारत और ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटीज में एक के बाद एक बड़े पद। उनका ये एकेडमिक राइज सच में अभूतपूर्व था, और इसी ने उन्हें अपने समय के सबसे इज्जतदार विद्वानों में से एक बना दिया। लेकिन रुकिए, राधाकृष्णन सिर्फ एक एकेडमिक नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे। उनकी फिलॉसफी सिर्फ किताबों में बंद नहीं थी, बल्कि ये एक नए भारत की पहचान बनाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल थी। उनकी जो फिलॉसफी थी उसे हम 3 मेन पिलर्स पर समझ सकते हैं। पहला, प्राचीन भारतीय ज्ञान को मॉडर्न लॉजिक के साथ मिलाना। दूसरा, सभी धर्मों के बीच एक कॉमन स्पिरिचुअल ग्राउंड खोजना। और तीसरा, ह्यूमैनिज्म यानी इंसानियत पर जोर देना। और यही वो सिद्धांत थे जिन्होंने आगे चलकर उनके पॉलिटिकल जीवन का रास्ता तय किया। ये जो लाइन है ना, भारत आध्यात्मिक वैज्ञानिक संतुलन का प्रतीक, ये उनके विजन का पूरा सार है। मतलब उनके लिए इंडिया सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, नहीं, ये एक आइडिया था, एक ऐसी जगह जहां स्पिरिचुअलिटी और साइंस का बैलेंस पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। अब देखिए, राधाकृष्णन ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा तो लिया, लेकिन उनकी लड़ाई थोड़ी अलग थी। वो सड़कों पर नहीं थी, उनकी लड़ाई दुनिया के इंटेलेक्चुअल स्टेज पर थी, जहां वो भारत के आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे थे। उस जमाने में क्या था कि वेस्टर्न दुनिया भारत को एक रहस्यमयी और पिछड़ी हुई जगह के तौर पर देखती थी। राधाकृष्णन ने अपनी किताबों से, जैसे द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इस इमेज को तोड़ा। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि देखो, इंडियन फिलॉसफी बहुत लॉजिकल, गहरी और मॉडर्न है, और इसी इंटेलेक्चुअल विरासत के दम पर भारत अपनी आज़ादी का हकदार है। तो उनकी यही जो इंटेलेक्चुअल पावर थी वो उन्हें पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की दुनिया में ले आई। एक फिलोसोफर से एक स्टेट्समैन बनने का उनका जो सफ़र था वो उनके विचारों का एक नेचुरल एक्सटेंशन ही था। उनका पॉलिटिकल करियर भी लगातार ऊंचाइयों को छूता गया। यूनेस्को में भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करने से लेकर कोल्ड वॉर के मुश्किल दौर में सोवियत यूनियन में एम्बेसडर बनने तक, और फिर देश के 2 सबसे ऊंचे पदों तक पहुंचना। उनके हर कदम ने देश बनाने में उनके रोल को और भी बड़ा कर दिया। और फिर आखिरकार वो अपने सफर के शिखर पर पहुंचे। इस मकाम पर उनकी फिलॉसफी सिर्फ थ्योरी नहीं रह गई, अब वो एक देश के लीडर के तौर पर उनके हर फैसले को गाइड कर रही थी। और इसका सबसे बड़ा इम्तिहान आया युद्ध के समय, जब 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग के बादल मंडरा रहे थे। तब प्रेसिडेंट राधाकृष्णन एक मॉरल फोर्स की तरह खड़े हुए। उन्होंने देश को एक किया, और सिर्फ मिलिट्री ताकत पर नहीं, बल्कि शांति और धैर्य के रास्ते पर चलने की सलाह दी। ये उनकी फिलॉसफी का असल जिंदगी में एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल था। और हाँ, 1954 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तभी उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ये उनके जीते जी उनकी महानता को सलाम था। तो ये पूरी कहानी सुनकर प्लेटो के फिलोसोफर किंग का आइडिया याद आता है ना? एक ऐसा लीडर जो ताकत से नहीं बल्कि अपनी समझ, तर्क और इंसाफ से राज करता है। राधाकृष्णन मनो इसी आइडियल के एक मॉडर्न अवतार थे। एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा ज्ञान को सत्ता से ऊपर रखा।
और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। राधा कृष्णन की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक प्रेरणा है। सोचिए, आज के इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्या हमारे लीडर्स को ज्ञान और नैतिक साहस की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत नहीं है? आज की लीडरशिप में फिलॉसफी की क्या जगह होनी चाहिए?